बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 कमला। तो कमला कौन है, आइए इस पाठ में जानते हैं। जीव जंतु अथवा पशु पक्षी भी हमारी तरह जीवधारी होते हैं। वे भी प्रेम और अपनेपन की भाषा को समझते हैं। उन्हें भी अपनों से बिछड़ने पर दुख दर्द का अनुभव होता है। प्रस्तुत कहानी पशुओं के इसी प्रेम संबंध का सजीव उदाहरण देती है। सर्दियों के दिन थे। सूर्यदेव ने क्षितिज की गोद से बाहर झांका तो ठंड में सिकड़े सभी प्राणियों ने राहत महसूस की। गांव भर में सुबह की चहल पहल के दर्शन होने लगे। सभी किसान अपने अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुट गए। राम रतन के आंगन में बने छप्पर में से उसकी गाय और उसके बछड़े के रम्भाने की आवाजें आने लगी। राम रतन छप्पर में गया तो गाय और उसका बछड़ा अपने अपने खूंटे पर चक्कर काटने लगे। राम रतन ने गाय को पुचकारते हुए कहा, कमला रानी परेशान मत हो, मुझे पता है कि तेरा बछड़ा भूखा है, अभी खोलता हूँ उसे। यह कहकर राम रतन ने बछड़े को खोल दिया। बछड़ा दौड़ता हुआ अपनी माता के पास गया और उसके थनों को मुंह में लेकर गट-गट करके दूध पीने लगा। बछड़े की भूख शांत होने के बाद राम रतन ने गाय का दूध दूह लिया। कमला ने बाल्टी भर दूध दिया था। राम रतन कमला को बहुत अधिक प्यार करता था, वहीं उसके परिवार का पालनहार थी। उसके दूध की ही ताकत से राम रतन, उसकी पत्नी और बच्चे अपने खेतों में मेहनत कर पसीना बहाते थकते नहीं थे। उसकी पत्नी भानुमति, बेटी राधा और उसका बेटा दीपक सभी कमला और उसके बछड़े को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वे उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही प्रेम करते थे। उनकी पूरी देखभाल करते और उनके साथ खेलते थे। तो उनके पूरा परिवार जो है, कमला को, उसके बच्चों को अपने परिवार की तरह मानते थे। उनको बिल्कुल ऐसे रखते थे जैसे अपने परिवार का सदस्य रखते हैं। तो बच्चों, क्या आपके यहाँ पे भी कोई ऐसा पशु पक्षी है जिसको आप बिल्कुल अपने परिवार का सदस्य मानते हैं? एक दिन सुबह सुबह जब राम रतन गाय का दूध दूहने के बाद छप्पर से बाहर आया तो उसी समय गांव के सेठ बनारसी तथा उसके मुंशी ने घर में प्रवेश किया। राम रतन के हाथ में दूध से भरी बाल्टी देखकर बनारसी के हृदय पर ईर्ष्या की बिजली टूट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, एक गरीब किसान के घर में इतना उत्तम पशु कि वह बाल्टी भर दूध देती है, ऐसे पशु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राम रतन ने आंगन में चारपाई बिछाई और बनारसी तथा उसके मुंशी को उस पर बैठने के लिए कहा और दूध की बाल्टी रखने के लिए घर के अंदर चला गया। राम रतन उनके पास लौटा तो बनारसी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई राम रतन, तुम पर हमारा कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तुम हो कि सूद तक नहीं दे रहे हो, आखिर तुम्हारे मन में क्या है? राम रतन चारपाई के पास जमीन पर उकड़ू बैठते हुए बोला, सेठ जी, इस बार मेरी फसल और सालों से अच्छी बन पड़ी है। भगवान ने चाहा तो मैं आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा, बस फसल पकने तक का थोड़ा सा समय और दो। हमने सुना है कि तुम्हारी गाय अच्छा दूध देती है और बहुत अधिक सुंदर और भोली भी है, क्या यह सच है? बनारसी ने बात को बदल कर कहा। हाँ सेठ जी, आपने सच सुना है, मेरी कमला सचमुच लाखों में एक है। वह गाय नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्य है और सबकी आंखों का नूर है। क्या तुम्हारी गाय सचमुच ऐसी है? जरा उसके दर्शन तो कराओ। अब वो कहने लगे कि भाई सचमुच तुम्हारी गाय ऐसी है, एक बार उसके दर्शन तो कराओ हमें। आइए सेठ जी, अगर आप मेरी कमला के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। राम रतन बनारसी और उसके मुंशी को छप्पर के भीतर ले गया। कमला राम रतन को देखकर रंभाने लगी, परंतु जैसे ही उसे बनारसी और उसके मुंशी की परिस्थिति का एहसास हुआ, किसी अनजाने भय से ग्रस्त हो गई और चक्कर काटते हुए गुर्राने लगी। बनारसी और उसका मुंशी कमला को देखकर हैरत में पड़ गए। सचमुच कमला के मुकाबले गांव में और कोई गाय न थी। बनारसी ने छप्पर से बाहर निकलते हुए राम रतन से पूछा, राम रतन, तुम्हारी गाय दोनों वक्त कितना दूध देती है? प्रत्येक वक्त में एक बाल्टी। बनारसी की जुबान बीच में ही अटक गई। उसने अपने मुंशी को एक और बुलाया और दबी जुबान से कहा, मुंशी जी, गाय वास्तव में लाखों में एक है। ऐसी गाय किसी गरीब किसान के झोपड़े में शोभा नहीं देती, इसे तो हमारी गौशाला में होना चाहिए। मुंशी बनारसी के मन की बात समझ गया। वह तुरंत राम रतन के पास आया और बोला, सुनो राम रतन, तुम्हारी गाय सेठ जी के मन को भा गई है, वे इसे खरीदना चाहते हैं। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दिला दूंगा। मुंशी के मुंह से यह बात सुनकर राम रतन के हृदय पर पहाड़ टूट पड़ा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुंशी जी, कमला को गाय मत कहिए, यह मेरी बेटी राधा की तरह ही है। हमने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है, इसे बेचकर हम नरक के भागी नहीं बनना चाहते। इतने में बनारसी भी वहां आ गया। उसने उन दोनों की बातचीत को सुन लिया। वह कठोर शब्दों में कहने लगा, बेच नहीं सकते? भला क्यों नहीं बेच सकते? इसे तो बेचना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरा पूरा कर्ज सूद सहित आज ही चुकता कर दो, समझे? तो वो इस तरह से उसे धमकी देने लगा कि अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो तुम्हें मेरा पूरा कर्ज आज के आज, अभी के अभी देना पड़ेगा।
बनारसी जैसे गांव के धनी और शक्तिशाली व्यक्ति का ऐसा क्रोधपूर्ण रूप देखकर रामरतन की नस नस में भय दौड़ने लगा। वह स्वयं को किसी असहाय पक्षी सा किसी निर्दयी बाज के पंजों में जकड़ा महसूस करने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बनारसी के पैरों में पड़ गया और अपनी कमला को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगा, किंतु लालच में अंधे बनारसी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसके लिए तो कमला केवल एक ऐसा पशु था जो अच्छा लाभ दे सकता था। तो बनारसी क्या था, बनारसी को तो बस इतना पता था कि ये गाय अच्छा दूध देती है, इसीलिए वो उसे खरीदना था, उसको लेना चाहता था। उसके अंदर एक लोभ था, लेकिन क्या था, वो जो किसान जो था वो तो बेचारा उसको अपने परिवार की तरह पालता था, वो उसको कैसे दे सकता था। वह मनुष्य तथा पशुओं के अटूट पारस्परिक प्रेम के बारे में सोचने के काबिल न था, इसलिए अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कमला के बिना रामरतन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के हृदय पर क्या गुजरेगी। तो उसने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा कि भाई रामरतन उसके परिवार पर उसके बिना क्या गुजरेगी। उसने केवल अपनी जिद ठान ली थी कि मुझे ये कमला गाय चाहिए, क्योंकि वो अच्छा दूध देती थी। जब बनारसी किसी तरह से न माना तो रामरतन को विवश होकर उसे कमला को सौंपने का फैसला करना पड़ा। बनारसी और उसकी मुंशी दोनों रामरतन के इस फैसले से बहुत खुश थे। मुंशी ने रामरतन और उसकी पत्नी के सामने वही खोलकर उनके कर्ज की पूरी रकम पर कलम फिरा दी और बोला, सेठ जी ने तुम्हारी कमला के बदले तुम्हारा कर्ज सूद सहित चुकता समझा, आज से तुम कर्ज मुक्त हो। उसके बाद रामरतन और उसकी पत्नी ने अपनी कमला को उसके बछड़े सहित बनारसी और उसके मुंशी के साथ अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। उसकी बेटी राधा और बेटा दीपक दूर खड़े बिलक बिलक कर रोते रहे। उनके जाने के बाद रामरतन की पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, दीपक के बाबू, अगर इस तरह हम अपनी राधा को विदा करते तो शायद कुछ दिन बाद हमारी आंखों से आंसू सूख जाते, किंतु कमला की विदाई के ये आंसू उम्र भर नहीं सूख पाएंगे। तो वो कहने लगी कि अगर हम अपनी राधा को भी विदा करते तो एक दिन हमारे आंसू सूख जाते आंखों के, लेकिन कमला को विदा करने के बाद हमारे आंखों के आंसू नहीं सूख पाएंगे। रामरतन ने अपनी पत्नी को रोते हुए समझाया, सुनो, इस तरह भी मत रो, कमला की विदाई भी एक तरह से हमारी राधा की ही विदाई समझो। हमारे घर में उस बेचारी को हमारे प्यार के अतिरिक्त सूखा चारा ही तो मिल पाता था, कभी कभी तो वह भी भरपेट नहीं मिल पाता था। वहां उसे खली खिलौने, अन्न, हरा चारा सब कुछ भरपेट मिलेगा। देखना कुछ ही दिनों में कमला हमें भूल जाएगी। किंतु कमला ने रामरतन की सोच को सच नहीं होने दिया। उसने बनारसी की गौशाला में पहुंचकर एक सूखे तिनकों को भी अपने पेट की शोभा न बनने दिया। भले ही उसके सामने खली बिनौने, अनाज, हरा चारा आदि स्वादिष्ट भोजन परोसे गए, कमला के होंठ सूख गए। उसने बनारसी के घर का जल तक ग्रहण नहीं किया। जब जब बनारसी ने दूध दूहने की कोशिश की, उसे बुरी तरह से फटकार दिया। थनों में दूध की बूंद तक नहीं उतारी। बनारसी और उसकी आदमियों ने प्यार और डांट फटकार से लाख कोशिश की, पर कुछ ना बन पड़ा। 2-4 दिन में ही गाय और उसका बछड़ा दोनों सूख कर कांटा हो गए। मासूम बछड़ा कमला के पास खूंटे से बंधा अपनी मौत की प्रतीक्षा करता प्रतीत होने लगा। उसकी मनमोहक चंचलता और बालपन की शरारतें उदासी और शरीर की निष्क्रियता में विलीन हो गई। कमला अपने बछड़े को देखकर अपनी मूक आंखों से आंसू बहाती रहती थी। अब क्या था, जब उसका बछड़ा इतना परेशान हो रहा था, दोनों सूख कर कांटा हो गए थे, तो वो अपने बछड़े को देख देख कर रोने लगी। दोनों के दोनों वहां पर परेशान थे, उनका वहां पर मन नहीं लग रहा था। अब एकाएक बनारसी को लगा कि यदि कमला और उसके बछड़े की स्थिति ऐसी ही बिगड़ती रही तो जल्द ही दोनों मौत का निवाला बन जाएंगे। इस चिंता के रहते उसके मन में कहीं से दया और प्रेम की धारा फूट पड़ी। वह अपने किए पर पछताने लगा। उसे लगा कि कमला और उसके बछड़े को अपने घर लाकर उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अगर वे दोनों चल बसे तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचकर उसने कमला और उसके बछड़े को रामरतन को लौटाने का निर्णय कर लिया। वह तुरंत रामरतन के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर रामरतन और उसकी पत्नी के सामने पश्चाताप के आंसू बहाते हुए बोला, भाई, अपनी कमला और उसके बछड़े का जीवन बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं तुम्हें तुम्हारी कमला लौटाने को तैयार हूँ। बनारसी के मुंह से यह सुनकर रामरतन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के हृदय खुशी से चहक उठे। उन्हें बनारसी जैसा सुदखोर व्यक्ति भी ईश्वर का दूत सा लगा। सारा परिवार उसी समय बनारसी को पीछे छोड़ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमला ने रामरतन को अपने परिवार सहित गौशाला में देखा तो वह अपने शरीर की कमजोरी की परवाह न करते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। रामरतन और उसके परिवार के सभी लोग कमला और उसके बछड़े से लिपट कर रोने लगे। गौशाला के वातावरण में प्रेम और अपनत्व की महक दूर तक फैल गई।
उसी समय बनारसी और उसके मुंशी ने गौशाला में प्रवेश किया और संयुक्त स्वर में बोले, राम रतन, तुम्हारे हृदय में अनोखा पशु प्रेम है, तुम्हारी कमला तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुम्हारे ही प्रेम से भाव विमोर है, यानी तुम्हारे अंदर उसके प्रति इतना प्रेम है कि वो तुम्हारे बिना किसी और के पास नहीं रह सकती है। हमें माफ करना, हम लोग स्वार्थ के मारे इंसान से इंसान का प्रेम नहीं समझ सके, तो भला पशु का इंसानों से प्रेम कैसे समझ पाते, पर अब समझ गए हैं। उसके बाद बनारसी आगे बढ़ा और उसने बछड़े को खूंटे से खोलकर सहारा देकर उठाया और सीधे कमला के पास ले गया। अकस्मात बछड़े के शरीर में चमत्कारिक शक्ति नजर आई। वह अपनी भूख मिटाने के लिए कमला के थनों को टटोलने लगा और जैसे ही थन उसकी पकड़ में आए, उन पर टूट पड़ा। कमला के शरीर से अमृत धारा के रूप में दूध फूट पड़ा। माँ और बेटा दोनों ने अपनी पूंछें हिलाकर बनारसी और उसके मुंशी को उनके किए पर उन्हें माफ करके और राम रतन और उसके परिवार के प्रति अपने अटूट प्रेम का संकेत दिया। उन दोनों को इतना खुश देखकर बनारसी और उसका मुंशी संयुक्त स्वर में बोले, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो इस तरह से बच्चों, आप इस पाठ को पढ़कर समझ गए होंगे कि कमला जो थी वो केवल राम रतन के परिवार में, उस राम रतन और उसके परिवार के साथ ही खुश थी। वो किसी और के पास जाकर खुश नहीं थी, क्योंकि राम रतन और उसका परिवार जो थे वो उसको अपने सदस्य की तरह मानते थे। तो बच्चों, आपको भी पशु पक्षियों के साथ उसी तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह से आप इंसानों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।